चलो यार बच्चों आ जाओ, ध्यान देना। सो ओसीएम का सेकंड नंबर वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छे से ध्यान दो बेटे सब लोग, आ जाओ। सबसे पहले मैनेजमेंट यानी आसान भाषा में किसी दूसरे से काम करवा के लेना इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, है ना। वेरियस फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। तो आगे लिख लेना आपने डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तीन यहाँ पे लिखे, आगे एक्सेट्रा के वहाँ पे और आप लिख लो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कौन कौन से फंक्शन है बेटा? POSDC, बोलो बेटा एक बार सब लोग, POSDC, है ना। फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड एंड विथ कंट्रोलिंग। देखो POSDC के अंदर में C मतलब क्या है? कंट्रोलिंग। अभी बताया ना आपको, POSDC स्टार्ट विथ प्लानिंग, दिख रहा है क्या? एंड एंड विथ कंट्रोलिंग। हमेशा ध्यान रखना एग्जाम में ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एका वाक्य तो उत्तर दे आपको आ सकता है। स्टार्ट किससे होगा? प्लानिंग से, बरोबर है। हर चीज वैसे भी स्टार्ट होती है प्लानिंग से, और एंड कैसे होगी? कंट्रोलिंग। अच्छा, प्लानिंग का मतलब आपको मालूम है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब आपको मालूम है। ऑर्गेनाइजिंग यानी रिसोर्सेस इकट्ठा करना, प्लानिंग प्लान करना, उसके बाद स्टाफिंग उन रिसोर्सेस को यूज करने के लिए प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स हायर करना। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बरोबर है। उसके बाद आपका डायरेक्टिंग, उसके बाद स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, POSDC। अंदर के इधर उधर एक दो हो गया चलेगा, बट पहला और आखिरी का इधर उधर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट हर बार प्लानिंग और आखिरी का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब बताता हूं, अच्छे से ध्यान दो। कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेरिजन। वहां पे लिखो कंट्रोलिंग को एरो बना करके कंपेयरिंग, कंट्रोलिंग को एरो बना करके लिखना है आपने कंपेयरिंग। इसका फंक्शन है बेटा, बेसिकली इट इज द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग। सर कंपेयर करना मतलब क्या? एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करके देखना, बरोबर। आपने 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का पेपर लिखा, अकाउंट्स का पेपर लिखने के बाद आप क्या करते हो? घर पे आने के बाद आपका लिखा हुआ और स्टैंडर्ड आपके पास वैसा कोई आंसर होगा तो उसको आप कंपेयर करके देखते हो ना। आपने क्या लिखा लिखा है याद करते हो और उसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हो। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपेयरिंग। यस और नो? सो कंपेरिजन जरूरी है, उसके बगैर आपको वेरिएशन समझ में नहीं आएंगे, राइट। आप लोग भी देखो, आप ट्रिप पे अगर कहीं पे जा रहे हो तो आपने एक अंदाज लगाया था कि ट्रिप के लिए 2-3 दिन का 3,000 रुपये का खर्चा होगा, तो आपका ये अंदाज था स्टैंडर्ड, और आपने एक्चुअल में खर्चा किया 5,000 रुपये। अंदाज था 3,000, खर्चा किया 5,000। फिर आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड को और एक्चुअल को, कंपेयर किया, अरे बाप रे 2,000 ज़्यादा खर्चा कर दिया। कैसे पता चला आपको? ये कंपेयरिंग की वजह से, है ना, कंट्रोलिंग की वजह से। सो कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग। आज के बाद आपके जीवन में जब कभी भी कंट्रोलिंग फंक्शन आएगा तो समझ जाना वो कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। यस और नो? उसके बाद एलन ने कुछ तो डेफिनेशन दिया था, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। नो, टोटली फालतू डेफिनेशन है, मैं मानता नहीं। मैनेजर जो कुछ करते हो सब मैनेजमेंट है। नो, मैनेजर तो काफी बार गलत काम भी करते, तो क्या वो भी मैनेजमेंट है क्या? नो, बट बोला है इसलिए हम लोग इनकी इज्जत करते हैं। फेयोल साहब ने अच्छे डेफिनेशन दिया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल, बरोबर है। फोरकास्ट करो, प्लान करो। अच्छा, फोरकास्ट करो यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एज फोरकास्टिंग। फ्यूचर में क्या हो सकता है या क्या होने वाला है, दैट विल बी कॉल्ड एज फोरकास्टिंग। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज आवर प्लानिंग। वापस वापस वापस, फ्यूचर में क्या हो सकता है, फोरकास्टिंग। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, वो क्या है? हमारा प्लानिंग, बरोबर है। सो फोरकास्टिंग और प्लानिंग अलग अलग चीज है। क्या होने वाला है अंदाज लगाना यानी फोरकास्टिंग, उसके लिए हम क्या प्लान ऑफ एक्शन करने वाले हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज प्लानिंग। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है? प्लानिंग। तो यहां से हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन चालू होते हैं, बरोबर है क्या? बट प्लानिंग किसको मद्देनजर रखते हुए करते करते बेटा? फोरकास्टिंग को। सो फ्यूचर में आप लोगों को पता चल गया कि आपका 12th का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आपका प्लानिंग उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। आपको पता चला आपका 12th का एग्जाम अगले हफ्ते ही है, तो आपका प्लानिंग उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। सो फोरकास्टिंग को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या बनाते हैं? प्लान करते हैं, राइट। सब लोग साथ में रहना बेटे, आ जाओ। देन लूथर गुलिक ने भी बोला था, हैज गिवन अ कीवर्ड मैनेजमेंट फंक्शन POSDC, है ना। आखिरी में इन्होंने ORB और जोड़ दिया। ORB
बोलो बेटा, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, यस और नो? एक्चुअल में कि नहीं, हाँ, जो मोस्ट फेमस मैनेजमेंट के फंक्शन है वो 5 ही है, मोस्ट फेमस। आप आगे जाके एमबीए भी करोगे, कुछ और करोगे, कॉमर्स इंडस्ट्री में जाओगे, सीए, सीएम में हर जगह मैनेजमेंट है। तो मेजर 5 फंक्शन है, कौन से? पीओएस डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद सबसे पहला फंक्शन हमने देख लिया, प्लानिंग। बेसिकली इट इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, यस और नो? क्या है बेटा? प्लानिंग। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर फंक्शंस, डिपेंड्स ऑन इट। बाकी सारे फंक्शन का ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स इन एडवांस, बट किसको मद्देनजर रखते हुए? फोरकास्टिंग को। सो फोरकास्टिंग को कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में रख के आप एडवांस में चीजें डिसाइड कर लो कि कब कब कौन कौन क्या क्या करने वाला है। ये ऑन पेपर हमने बस लिख करके रखा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लानिंग। सो पॉइंट्स ध्यान रखना है, फंडामेंटल एक्शन और फंडामेंटल फंक्शन प्लान ऑफ द मैनेजमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर फंक्शन, deciding things in advance, and designing and implementing proper planning is the key to achieve the goals. अगर आपका प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं है तो आगे के जो सारे फंक्शन है, कौन से सारे फंक्शन है बताओ? OSDC। अगर P ही प्रॉपर नहीं है तो POSDC का आगे का OSDC भी प्रॉपर रहेगा क्या? नो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड की फंक्शन और इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग, है ना? क्योंकि प्लानिंग आप अगर गलत करोगे तो आगे के चारों भी काम उस हिसाब से होने वाले हैं, तो वो भी गलत हो जाएंगे, यस और नो? जेम्स टॉर्नर ने बताया था, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ गोल्स एंड सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। ओहो, 2 चीजें बताई, पहले गोल डिसाइड करो और उस गोल पे कैसे पहुंचना है उसके लिए प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करो। आपने सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन बनाया, ये खेत की प्लानिंग कर रही है, मैं इसको रोज पूछ रहा हूँ क्या कर रही है? प्लानिंग। तो क्या रोज पूछ रहा हूँ क्या कर रही है? प्लानिंग। आज भी आई क्या? प्लानिंग। तो मैंने एक दिन इसको पूछ लिया किस चीज़ की प्लानिंग है, तो ये बोली सर वो नहीं मालूम, मतलब इसको इसका गोल ही नहीं मालूम। तो बताओ प्लानिंग कोई काम की है क्या? नो। सो प्लानिंग में 2 इंपॉर्टेंट बातें, एक तो पहले तो आपको आपका गोल पता होना चाहिए और उसी गोल को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? प्लानिंग करें। गोल ही पता नहीं है तो प्लानिंग वेस्ट है, फिर प्लानिंग किस चीज़ की कर रहे हो भगवान जाने, बराबर है? या फिर सिर्फ गोल पता है बट आप उसके लिए कुछ प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड ही नहीं कर रहे हो, तो भी कोई फायदा नहीं है। दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए, आपको आपका गोल पता होना चाहिए और उस गोल के हिसाब से आप कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना चाहिए। दोनों को मिक्स कर दो तो क्या मुझे मिल जाएगा? प्लानिंग। सो गोल और कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दैट गोल, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या मिलेगा? प्लानिंग। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी तरफ मत देखो, ऐसा इसने बोला था स्टोनर ने, ठीक है, मारो उसको स्टोन। आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग, है ना? ये हमने पढ़ा था बेटा, देखो जरा ध्यान देना। हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, गोल। दूसरा, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। बेटा प्लानिंग का और कंट्रोलिंग का बहुत गहरा नाता है, POSDC। देखो इसने जो बोला है ना, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ना, यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। सर कैसे? बताना जरा मुझे एक बात बताओ, कंट्रोलिंग यानी क्या? अरे कैसे नालायक लोग हैं, फटक से बोलो। कंट्रोलिंग यानी कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके साथ? स्टैंडर्ड के साथ। स्टैंडर्ड कहाँ डिसाइड किया था आपने? स्टार्टिंग में, मतलब कहाँ पे? प्लानिंग में। तो प्लानिंग में आप क्या डिसाइड करते हो? स्टैंडर्ड्स, क्या आप करने वाले हो, बराबर है क्या? और कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो? कंपैरिजन। किस किस का? स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। अब मुझे एक बात बताओ, आपको स्टैंडर्ड ही नहीं पता है तो कंपैरिजन होगा क्या? तो स्टैंडर्ड कहाँ से पता चलेगा? प्लानिंग से। इसीलिए बोला गया है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में गहरा रिश्ता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि प्लानिंग यूजफुल इन सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। बच्चा सोच सकता है नहीं यहाँ पे, सर अचानक प्लानिंग के बीच में कंट्रोलिंग का पॉइंट कहाँ से घुसा दिया, याद रहेगा नहीं ना। इसीलिए आपको बता दिया कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है क्लोजली।
क्योंकि कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब आपको स्टैंडर्ड पता है, और स्टैंडर्ड कब पता रहेगा, जब आपने प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा। इसीलिए प्लानिंग यूजफुल इन कंट्रोलिंग। दूसरा इंपॉर्टेंस, वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लानिंग ही अगर नहीं है तो कंट्रोलिंग भी नहीं है, तो बच्चे बीच के तीन OSD क्या कर लोगे इसका, क्योंकि अगर प्लानिंग ही नहीं किया तो कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है। कंट्रोल में कंपैरिजन किसके साथ करोगे, इसीलिए प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट और यूजफुल फॉर द कंट्रोलिंग फंक्शन। इफ देयर इज अ प्लानिंग देन कंट्रोलिंग इज पॉसिबल, इफ नो प्लानिंग नो कंट्रोलिंग, खेल खत्म। प्रोवाइड अ पाथ ऑफ एक्शन, यस आपको पता चलता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पाथ ऑफ एक्शन विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इंश्योर्स द गोल एंड क्लियरली स्टेट, ये हमने ऑलरेडी देखा था, एक बार फिर भी बता देता हूँ। इंश्योर द गोल एंड क्लियरली स्टेटेड एंड प्रोवाइड अ पाथ, बस इंश्योर द गोल एंड प्रोवाइड अ पाथ। प्लानिंग इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस, प्लानिंग से आपका परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। वेरी कॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर आप प्लानिंग करके कोई चीज़ करोगे तो आपको डेडलाइन पता रहेगी कि कौन सी चीज़ कब तक करना है। अगर आपने प्लानिंग नहीं किया तो आप फिर क्या, वो एक दिन के काम को एक हफ्ता लगा रहे हो, 10 दिन लगा रहे हो, कोई मतलब वाली बात नहीं है। सो प्लानिंग से आपको डेडलाइंस पता चलती है, गोल्स पता चलते हैं, प्रॉपर पाथ पता चलेगा, कोर्स ऑफ एक्शन पता चलेगी, कहीं ना कहीं आप आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाओगे। यस और नो। सो जनरल पॉइंट है मिनिमाइज द रिस्क। अगर आप कोई चीज़ प्लान करके करते हो तो रिस्क कम हो जाती है, बरोबर है ना। आपको बोला ट्रेकिंग करने चलना है, आप उस हिसाब से प्लान करोगे, ट्रेकिंग शूज़ लोगे, है ना, रोप ले लोगे, कुछ और हेलमेट वगैरह ले लोगे, ये प्लान है। इससे रिस्क क्या हो जाती है, कम। अगर आप कहीं कुछ गिर गुरा भी गए तो आपकी हड्डी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने हेलमेट और प्रॉपर ट्रेकिंग शूज़ वगैरह लिए थे, यस और नो, रोप्स वगैरह लिया था। बट वही विदाउट प्लानिंग आपको ट्रेकिंग करने में लेके चला गया, और ये हिल वाली चप्पल पहन के आ गई, ये एकदम बरमुडा पहन के आ गया, तो चलते फिरते भी आपको लगने वाली है, यस और नो। सो विदाउट प्लानिंग रिस्क बढ़ जाती है, और विथ प्लानिंग रिस्क कम हो जाती है। एग्जाम में ट्रू और फॉल्स आता है या फिल इन द ब्लैंक्स आता है इसके ऊपर, कि विथ प्लानिंग रिस्क इंक्रीज और डिक्रीज, विथ प्लानिंग रिस्क मिनिमाइज और डिक्रीज, बराबर। उसके बाद आगे हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है बेटा, प्लानिंग बताओ तो जरा। आपको पहले से आपका गोल और कोर्स ऑफ एक्शन पता है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे। आपको आपका कोर्स ऑफ एक्शन पता है, मतलब आपको आपका पाथ पता है, आपको जाना इधर है। आप अगर कहीं पे रास्ते में गलत जगह जा रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे आप प्रॉपर डिसीजन लोगे। आप आपके जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, सेवादारी और एम्प्लॉय, उनको आप सही डायरेक्शन में लेके जाओगे, सही समय पे सही डिसीजन लोगे। सो प्लानिंग अगर है तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन पॉसिबल है, अदरवाइज राइट टाइम पे राइट डिसीजन पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, मेरे पास जो रिसोर्सेस है उसका मैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर करता हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल जल्दी हासिल हो जाएगा। सर रिसोर्सेस का एग्जांपल टीवी, सिस्टम, कैमरा, ऑफिस, व्हीकल, स्टाफ, मनी, ये सब रिसोर्सेस है, मैन, मशीन, मनी। इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, जब हर चीज़ प्रॉपरली प्लान रहेगी, यस और नो। और अगर प्रॉपरली प्लान नहीं है तो पता चला रिसोर्सेस ऐसे ही खाली पड़े, आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। रिसोर्सेज जब आप ऑप्टिमम तरीके से यूज करते हो, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है मालूम है, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। ऑप्टिमम मतलब गोल्डन सेंटर, सुवर्ण मध्य, यस और नो। अति यूज भी कर दिया आपने आपके लेबर का, एम्प्लॉय का, तो छोड़ के चला जाएगा, यस और नो। और बहुत कम यूज भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, गोल्डन सेंटर, जितना ज़रूरी है उतना, ताकि आपका रिटर्न ज़्यादा रहे और रिस्क कम रहे। उसके बाद इट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, प्लानिंग अगर हर चीज़ की है प्रॉपरली तो सारी एक्टिविटीज़ कोऑर्डिनेट होती रहेगी। जैसे मैंने एडवेंचर एक ट्रिप प्लान किया ट्रैकिंग का, सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कब रहेगी, अगर प्रॉपरली प्लान करके रखा। तू सुबह जाना, तू गाड़ी वाले को फ़ोन कर देना, तू चाय पोहे व नाश्ते वाले को फ़ोन कर देना, तू बाकी सब एक बार सब सेफ्टी चेक कर लेना, हर चीज़ प्रॉपरली प्लान है ना। ये प्लानिंग की वजह से क्या हुआ, हम दोनों का या हम सब लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन कैसा था, एकदम प्रॉपर था। विदाउट प्लानिंग देयर विल बी नो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, यस और नो। सो कोऑर्डिनेशन के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इट फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन, बोलो कौन से, लाइक कंट्रोलिंग, अभी तो देखा
और वैसे भी प्लानिंग नहीं हुआ तो आगे के फंक्शन भी पॉसिबल नहीं है। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने प्रॉपरली प्लान ही नहीं किया, अब मैं कौन से रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करूँ? मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ट्रैकिंग के लिए जाना है, उसके लिए मुझे सबसे पहले प्लान बनाना होगा, कब निकलेंगे, कौन है, कितने मेल मेंबर है, कितने फीमेल है, उस हिसाब से मैं रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज। मेल मेंबर है तो उनके इसलिए उनकी इससे हिसाब से रिसोर्सेस। तो प्लानिंग ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल है क्या? ऑर्गेनाइजिंग का हिंदी भाषा में मतलब होता है रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज करना, बरोबर है। उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग। प्लानिंग किया तो ही मुझे पता रहेगा कि कब मुझे कौन से एक्टिविटी के लिए कितना स्टाफ लगने वाला है। तो स्टाफिंग में बेसिकली आसान भाषा में ह्यूमन रिसोर्सेज हायर करके रखना, ये क्या हो गया आपका? स्टाफिंग। सो स्टाफिंग कब पॉसिबल रहेगा? अगर मैंने प्रॉपरली प्लान किया है। मेरी एक्टिविटीज़ ही प्लान नहीं है, मुझे यही नहीं पता है कि क्या करना है, मुझे ये नहीं पता है कि कौन से काम के लिए कितने लोग लगेंगे, तो स्टाफिंग में कर पाऊंगा क्या? नो। इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया तो ना आप ऑर्गेनाइजिंग ये फंक्शन धड़ से कर पाओगे, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोलिंग। यस और नो? इसीलिए प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट और की फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड की फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग। उसके बाद प्रमोशंस, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। बोलो बेटा, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज क्या है? जब आप प्लान करते हो तो प्लान करते करते काफी बार आपको पता चल जाता है, अरे यार ऐसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, समरी नोट्स भी लिख सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये टैब पे पढ़ाई कर रही थी, इसको टैब पे पढ़ाई करते करते कुछ चीज़ समझ में आई कि इसमें अलग अलग कलर के पेन से अलग अलग समझ में आएगा। ये प्लानिंग के समय ही समझ में आएगा। आप जब भी कोई चीज़ के लिए प्लान करते हो तो आप उसके अल्टरनेटिव रास्ते सोचते हो, वही तो अल्टरनेटिव रास्ते यानी इनोवेटिव आइडिया है। किसी एक चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वही सारे अल्टरनेटिव रास्ते यानी क्या है? आपके अलग अलग आइडियाज़ है, इनोवेटिव आइडियाज़। उसमें से कोई तो एक आप रास्ता सिलेक्ट करते हो और उसको आप पेपर पे उतारते हो, उसी को आप क्या बोलते हो? प्लानिंग। उसी को आप क्या बोलोगे? प्लानिंग। तो प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड क्यों? क्योंकि प्लानिंग का बैकबोन क्या है बताओ? फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग फ्यूचर को प्रेडिक्ट, बस उसको मद्देनजर रखते हुए मैं प्लानिंग करूंगा। भूतकाल को मद्देनजर रखते हुए कोई प्लानिंग नहीं करता है। हम लोग प्लानिंग कैसे करते हैं? फोरकास्टिंग के बदौलत, या फ्यूचर ओरिएंटेड है। यस और नो? इसीलिए फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज आवर प्लानिंग। और प्लानिंग करते समय हम लोग एक चीज के लिए एक से ज्यादा रास्ते सोचते हैं, उसी को ये लोग बोलते हैं इनोवेशन। उसी को ये लोग क्या बोलते हैं? इनोवेशन, है ना। मोबाइल फोन, बटन वाला भी मोबाइल फोन था, टच वाला भी मोबाइल फोन है। सैमसंग ने, एप्पल ने टच वाले फोन लेके आए तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा होगा ना, पहले प्लानिंग से ही पता चला होगा कि ये भी एक चीज़ है। फिर सैमसंग ने फ्लिप निकाला, ऐसा फोल्ड भी कर सकते हैं, ऐसा भी। अब 4-5 फोल्ड करके तुम जेब में रख के, मुंह में रख के भी चले जाओ फोन, ऐसा भी कोई टाइम नहीं है ना। कोई ना कोई आएगा। अब वो ऐसा भी आ जाएगा कि नेल पेंट की तरह यहाँ पे वो एक फ़ोन तसा ऐसा लग जाएगा, बस यहीं पे वो आ जाएगी स्क्रीन उसकी, यहाँ पे हाथ पे कर लो और यहीं से बात कर लो, है ना। फ़ोन कहाँ पे? तो भैया कोई है ही नहीं, फ़ोन वर्चुअल फ़ोन है, वर्चुअल, है ना। तो ये सब क्या है? इनोवेशन है। बट ये कब आते हैं? जब आप प्लानिंग करने के लिए एक जगह शांति में कॉफ़ी का मग लेके बैठते हो तो। यस और नो? उसके बगैर होगा क्या? अच्छा, प्लानिंग ये कैसा है? ऑपरेशनल है कि इनोवेशन है? ऑपरेशनल, ये आगे के फंक्शन है। मैंने जो प्लानिंग कर दिया वो आगे ये लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूशन इज बेसिकली ऑपरेशनल एक्टिविटी। प्लानिंग ये मानसिक एक्सरसाइज है। यस और नो? और उसको एग्जीक्यूट करना ये क्या है? ऑपरेशनल है। आगे जाके आपको आएगा। अभी हाल फिलहाल में 12th लेवल पे ऑपरेशंस के अंदर में डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं है, बट सिर्फ ध्यान रखना प्लानिंग ये मानसिक एक्सरसाइज है। राउंड द टेबल एक कैबिन के अंदर में बैठ करके 4-5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल करके प्लानिंग कर लेते हैं, बरोबर है क्या? इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। बट उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना ये ऑपरेशनल एक्सरसाइज है। यस और नो? आज उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या देखा था? आइडेंटिफाइंग एंड इंटीग्रेटिंग। आइडेंटिफाई करना, पहले तो पता लगाओ प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से रिसोर्सेज लगने वाले, और उन सारे रिसोर्सेज को क्या करो? इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करो, एक जगह लेके आओ, जोड़ के रखो। आइडेंटिफाई करो, इंटीग्रेट करो। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने प्लान किया कि मुझे क्लासेस, कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना है, उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे? डेस्क, बेंचेस, कैमरा, टीवी, सिस्टम, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, एम्प्लॉय। रिसोर्सेस मैंने डिसाइड किए।
अभी सारे रिसोर्सेस है ना, टीवी मेरे घर पे पड़ा है, डेस्क बेंचेस मेरे वेंडर के यहाँ पड़े हैं, पंकज रोहित उनके घर पे पड़े हैं, ये सब वैसे काम हो जाएगा कि सब एक जगह पे इंटीग्रेट करना होगा? ये सब एक जगह पे मैंने इंटीग्रेट किया ना, पहले तो आइडेंटिफाई किया क्या क्या लगने वाला है, फिर उन सबको एक जगह लेके आया। देखो, टीवी, कैमरा सिस्टम, पंकज, रोहित, चार डेस्क बेंचेस, इन सबको मैंने एक जगह लेके आया। कौन सी जगह? प्रेस्टीज पॉइंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, यस और नो। ये हो गया इंटीग्रेट करना, है ना। तो रिसोर्सेस होना और रिसोर्सेस को इंटीग्रेट करना, दोनों में फर्क है। सो रिसोर्सेस पहले आइडेंटिफाई करो और उसके बाद सारे रिसोर्सेस को क्या करो? इंटीग्रेट करो, है ना। सो इंटीग्रेशन जरूरी है, बगैर इंटीग्रेशन के काम होगा क्या? नो। उसके बाद लाइक मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, यस और नो। क्यों कर रहे हैं सब ये? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का जो भी विजन रहेगा। अच्छा, विजन और मिशन में क्या फर्क है बताओ? विजन, हम लोग फ्यूचर में कहाँ पहुंचने वाले हैं। विजन, फ्यूचर में आज के 5 साल 10 साल बाद मैं कहाँ रहूंगा। मिशन, उसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ। मिशन रिप्रेजेंट करता है आज आप क्या कर रहे हो। विजन रिप्रेजेंट करता है आप फ्यूचर में कहाँ पहुंचने वाले हो। ये बात समझ में आई क्या सभी को? सो विजन क्या बताता है? आप फ्यूचर में कहाँ पहुंचने वाले हो। मिशन, आज आप उसके लिए क्या कर रहे हो। बरोबर है? चल बताओ मुझे, आपका विजन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। आपका मिशन क्या है? 12th क्लियर करना। विजन, सीए बनना। फ्यूचर में कहाँ पहुंचने वाले हो? सीए बन जाओगे। अभी जो कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? मिशन। तो आपका अभी का मिशन क्या है? 12th क्लियर करना। विजन, सीए बनना। कुछ बात समझ में आई? विजन मिशन का फर्क समझा? दोनों सेम नहीं है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, ये विजन मिशन से हमें ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, इसलिए वर्डिंग्स अभी यहाँ पे आए, आगे भी आने वाले। ऑर्गेनाइजिंग इज द इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। आपने जो पहले स्टेज के अंदर में प्लान बनाया, वो प्लान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद जाकर के एग्जीक्यूट करेंगे, मैन मशीन मनी की मदद से एग्जीक्यूट करवाएंगे। मैन मशीन मनी की मदद से, यस और नो। जैसे मैं लेक्चर यहाँ पे सिस्टम और टीवी की मदद से ले रहा हूँ, मैं कोचिंग क्लासेस का बिजनेस रोहित, पंकज, विजय की मदद से कर रहा हूँ, तो मैं खुद होके सारी चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी न किसी रिसोर्सेस की ज़रूरत रहेगी। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वही तो लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। अब मैंने प्लान तो कर लिया कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करूँगा, उस प्लान को क्या मैं अकेला एग्जीक्यूट कर सकता हूँ क्या? नो। फॉर दैट एग्जीक्यूशन आई नीड properly organized and well integrated resources। और वो रिसोर्सेस क्या है? वही तो मेरा ऑर्गेनाइजिंग का मेन फंक्शन है। रिसोर्सेस को एक जगह लेके आना, इंटीग्रेट करके रखना। पहले क्या है? आइडेंटिफाई करना, फिर एक जगह लेके आना, मतलब इंटीग्रेट करना। यस और नो। उसके बगैर एग्जीक्यूशन हो सकता है क्या? नो। तो जो आपने सोचा था उसको आप किसकी मदद से करो, किसकी मदद से करोगे? रिसोर्सेस की मदद। बट वो रिसोर्सेस कैसे आएंगे? जवाब बोलो इसका एक वर्ड में, ऑर्गेनाइजिंग। रिसोर्सेस कैसे आएंगे? ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग इज बेसिकली आइडेंटिफाइंग एंड इंटीग्रेटिंग द रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के एग्जांपल दे चल, पहला, दूसरा, तीसरा। हाँ, मशीन। मेथड नहीं, मटेरियल। अब मेथड को बोलने से, अब देखो अब यार, अब काफी सारी किताबों में इसके ऊपर डिस्प्यूट ऐसा है, बेसिकली मेथड या रिसोर्स नहीं है, मेथड या डायरेक्शन का पार्ट है। बरोबर है, बट ठीक है, अब काफ़ी सारी किताबों में दे देते हैं, इनफैक्ट ये इंटर की भी किताब में दिया हुआ है एसएम के अंदर में। मेथड बेसिकली रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस मतलब लाइक समवॉट लाइक टेंजिबल थिंग, है ना। तो उनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। बरोबर है, बट ठीक है, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल बुक में दिया है तो हम लोग भी बोल देंगे। बट जब आप कोई अच्छे कॉलेज से एमबीए करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली मेथड्स को वो रिसोर्सेज में नहीं ले, रिसोर्सेज में मैन, मशीन, मनी एंड मटेरियल। बट हमारे 12th के बुक में मेथड दिया तो हम लोग इज्जत करते इसकी, लिख देते हैं यहाँ पे मेथड भी। उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्कफोर्स। क्यों बार बार बोर कर रहे हैं ये लोग? एक ही चीज बता के देखो तो, ये है इंटीग्रेटिंग। सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन मतलब क्या बेटा? बेसिकली इंटीग्रेट करना। उसके बाद ऊनी एंड रेले
एक डेफिनेशन दिया था, ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ एवरी ह्यूमन एसोसिएशन फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन पर्पस। देखो इन्होंने क्या बोला, ह्यूमन एसोसिएशन। ह्यूमन एसोसिएशन मतलब इंसान और इंसान के साथ मिलके जो भी रिसोर्सेस है उन सभी को अगर मैं मर्ज कर दूं तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन, मशीन, मनी, मटेरियल, यस और नो, ये सब क्या हो गए मेरे लिए, इनको मर्ज कर दूं तो क्या बन गई पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन। और ये सब किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए। और वो कॉमन पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल, ऑब्जेक्टिव। क्या होता है और गोल, ऑब्जेक्टिव, इसो मनी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है किसी ऑर्गेनाइजेशन का। सर अगर एनपीओ होगी तो सर्विस देना, है ना, मनी ओरिएंटेड और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो प्रॉफिट अर्न करना, यस और नो। देन व्हाई ऑर्गेनाइजिंग इज सो इम्पोर्टेंट, इट फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करता है और ऑपरेशन में भी हेल्प करता है। एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा बेटा, बताओ तो, बताओ बताओ, क्या एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात चल रही है यहाँ पे, बिजनेस। और ऑपरेशन में कैसे हेल्प करेगा, एग्जीक्यूशन में। ऑपरेशन के वहां पे अंडरलाइन करके एरो बना करके लिख लो, लाइक एग्जीक्यूशन किसकी मदद से, रिसोर्सेज की मदद से। इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग एक्टिविटीज, ग्रुपिंग ऑफ द टास्क रिजल्ट इन प्रोडक्शन एंड रिडक्शन इन वेस्टेज। आ जाओ, ये हमने फंक्शंस देख लिए थे क्या सानिया, रिंग स्पेशलाइजेशन, ये नहीं देखा था ना। आ जाओ चलो वन बाय वन, सो डिटेल में देखते हैं। अब तक जो भी मैंने बताया ये मैंने सेकंड टॉपिक के अंदर में इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा दिया था। अब यहाँ से थोड़ा सा धीरे धीरे होले होले आ जाओ। पहला वाला जो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का वो क्या है बेटा, इट फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन। तो लिख दो यहाँ पे एओ, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन, है ना। अब कैसे, इट इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज। पहले तो ग्रुपिंग करो और उसके बाद एक्टिविटीज असाइन करो। क्या होता है बेटा ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज। चलो आ जाओ, एक एग्जांपल लेता हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का, ध्यान देना अच्छे से। ग्रुपिंग एंड असाइनिंग द एक्टिविटीज का एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो ध्यान देना, यहाँ पे एक्टिविटीज क्या क्या है, नोट्स प्रिंट करना, नोट्स डिस्पैच करना, नोट्स डिस्पैच करने के बाद में वो उसका ट्रैकिंग आईडी का डिटेल स्टूडेंट को भेजना। मैं ओनली लेक्चर्स के एक्टिविटीज़ का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग। तो नोट्स प्रिंट करना, नोट्स डिस्पैच करना, डिस्पैच करने के बाद ट्रैकिंग आईडी बच्चे को भेजना अगर बच्चा आउट ऑफ पुणे का है, और उसके बाद उसकी एंट्री करना। 4 एक्टिविटीज़ है। तो मैंने प्रिंट करके डिस्पैच करने का काम किसको दे दिया, पंकज को। पहले ग्रुप किया, 4 एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप है। फिर अब इन एक्टिविटीज़ को मैं असाइन कर रहा हूँ। प्रिंट करना डिस्पैच करने का काम किसको असाइन किया, पंकज को। ट्रैकिंग आईडी भेजने का काम किसको दिया, रोहित को। एंट्री करने का काम किसको दिया, विजय को। सर क्यों, एक ही आदमी सारा काम कर लेता, एरर या फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा काम किसी एक आदमी के हाथ में मत दो, ये मैनेजमेंट का पहला उसूल है। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में हमने देखा था डिवीजन ऑफ द वर्क, याद आया क्या, डिवीजन ऑफ द वर्क। स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा काम किसी एक इंसान के हाथ में मत दो। इसीलिए बैंक के अंदर में कैशियर की ड्यूटी हर 1-1.5 महीने में, 2 महीने में सरप्राइजिंगली चेंज हो जाती है, बराबर है क्या। और जब नया कैशियर अचानक आ गया सुबह 10 बजे और बोला अभी आज से कुछ दिनों तक मैं कैशियर हूँ, तो पुराने वाले कैशियर को उस दिन का कैश पूरा टैली करके इसके हाथ में देना होगा। तो उस बहाने कैश टैली हो गया, उस बहाने अगर पुराने कैशियर ने कुछ एरर या फ्रॉड किया होगा तो वो भी पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए पूरा काम किसी एक आदमी के हाथ में मत दो, स्टार्ट से लेके एंड तक। इसीलिए देखो नोट्स प्रिंट करके डिस्पैच करने का काम कौन देख रहा है, पंकज। आगे का रोहित, उसके आगे का विजय। देखो ग्रुपिंग एंड असाइनिंग, देखो यहाँ पे ऐसा लिख लो आपके नोट्स के अंदर में, या फिर इसको बस अंडरलाइन कर दो, ग्रुपिंग एंड असाइनिंग। Then grouping of the task result in the production and reduction in the wastage. Result in production and result in reduction in wastage. Grouping of the task से क्या होता है बेटा बताओ तो, उससे क्या हो गया, हर एक काम मैंने उस स्पेशलिस्ट के हाथ में दिया, बराबर है क्या। जैसे क्रिकेट मैच के अंदर में जब हमारी बैटिंग है तो पहले बुमराह को उतारते हैं, विराट कोहली को, विराट कोहली को।
पर वही हमारी बॉलिंग है तो पहले किसको देते हैं, बुमराह को। समझ में आया क्या? तो ग्रुपिंग की वजह से क्या हो जाता है, राइट वर्क असाइन टू द राइट पर्सन, उससे इट विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन, efficient production, and it will result in the reduction of wastage. ये ग्रुपिंग और असाइनिंग की वजह से होता है। राइट वर्क टू द राइट पर्सन, प्रॉपर वर्क टू द प्रॉपर पर्सन। स्पेशलिस्ट को जो काम उसको अच्छे से आता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेशलिस्ट, तो उसे वो ही काम दो जो उसे आता है, ये असाइनिंग के अंदर में आ जाता है, बरोबर है। तो हमने सारे काम को ग्रुप कर दिया और जिसको जो काम आता है उसको काम असाइन कर दिया, तो इससे प्रोडक्शन भी प्रॉपर होगा, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब हर बार प्रोडक्शन बोला तो मैन्युफैक्चरिंग में मत घुस जाना, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज और गुड्स, बराबर है। चलो आ जाओ, उसके बाद ब्रिंग स्पेशलाइजेशन, ऑलरेडी हमने देख लिया, वापस देखने की जरूरत नहीं है। व्हेन द वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स इट इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। सर ये नहीं समझा, ध्यान देना। बहुत सारे काम थे ओनली लेक्चर्स के अंदर में, मैंने बुक प्रिंटिंग और डिस्पैच का काम किसको दे दिया, पंकज को। अब पंकज जिंदगी भर यही करेगा, बुक प्रिंट करेगा, डिस्पैच करेगा, प्रिंट करेगा, डिस्पैच करेगा, प्रिंट करेगा, डिस्पैच करेगा, यस और नो। तो उसमें वो क्या बन जाएगा एक दिन, मास्टर। एक ही काम, मैंने सारे काम को डिवाइड कर दिया और उसमें से ये काम पंकज, ये काम रोहित, ये काम विजय, तो वो उस काम में क्या बन जाएंगे, मास्टर, यस और नो, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। एक ही काम, सोचो हर दिन में अगर अलग अलग काम दूंगा तो कोई भी एक काम धड़ से कर पाएंगे क्या वो लोग, नो। तो इसीलिए जब भी हम लोग काम डिवाइड करते हैं और किसी पर्सन को असाइन करते हैं और सेम काम हम लोग उसे रोज असाइन कर रहे हैं, तो इट विल ब्रिंग्स स्पेशलाइजेशन इन दैट वर्क एंड इन दैट पर्सन ऑल्सो, यस और नो। तो स्पेशलिस्ट बन जाएगा क्या, तो किसकी वजह से पॉसिबल है, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। हे बाबा हम लोग ऑर्गेनाइजिंग देख रहे हैं, आपको याद है ना, ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस देख रहा हो बेटा। पहला एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन में हेल्प हो जाएगी, दूसरा स्पेशलाइजेशन, तीसरा डेफिनेशन ऑफ द जॉब प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजिंग ही वो फंक्शन है जिसकी वजह से हम लोग हर इंसान का काम डिफाइन करते, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा, यस और नो। इट हेल्प्स टू प्लेस द राइट मैन ऑन द राइट जॉब एज पर देयर स्किल एंड नॉलेज, बस इतना ही ध्यान रखना। उसके बाद क्लैरिफाइज, तो यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे ऐसा लिख लो, डिवीजन और डेफिनेशन ऑफ द जॉब, और डिवीजन ऑफ द वर्क भी लिख दिया तो भी चलेगा, डेफिनेशन ऑफ द जॉब और डिवीजन ऑफ द वर्क। उसके बाद इट क्लैरिफाइज द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या चीज़ है बेटा, ए ऑब्लिक आर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आ जाती है। स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है फेमस, है ना, तुम्हारे पास अगर मैं कोई चीज़ के लिए अथॉरिटी दे रहा हूँ तो साथों साथ तुमको मैं क्या दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। नरेंद्र मोदी के पास अथॉरिटी आई, प्रधानमंत्री पद आया, बट साथों साथ क्या आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई देश चलाने की। सिर्फ अथॉरिटी आई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, ये कभी इस जीवन में पॉसिबल नहीं है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गो साइड बाय साइड पैरेलल, समझ में आया क्या? सिर्फ आपके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा, या सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं। मैंने केतकी को बोल दिया, केतकी आज से क्लास की तू मॉनिटर, तेरे को क्लास संभालने की जिम्मेदारी तेरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, और केतकी की कोई बात ही नहीं सुन रहा है, और कोई बात अगर उसकी कोई नहीं सुनता है तो मैं भी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, तो केतकी बोली कि क्या सर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दिया मेरे ऊपर, अथॉरिटी तो दो, कोई अगर नहीं सुने तो बाहर करने की। बोला नहीं अथॉरिटी नहीं दूंगा। फिर वो क्या बोलेगी, सर फिर कैसे पॉसिबल है, ये तो ऐसी बात हो गई जंग में लड़ने के लिए भेज दिया और तलवार ही नहीं दिया। जंग में लड़ने के लिए भेजना रिस्पॉन्सिबिलिटी, लड़ना है तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट लड़ने के लिए तलवार तो दो, अथॉरिटी, तलवार इज द अथॉरिटी। सो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया बट अथॉरिटी नहीं दिया, नॉट पॉसिबल। सिर्फ अथॉरिटी दे दिया, तलवार दे दिया और बोला बस एक कमरे में बैठ, तुझे कुछ नहीं करना, बस तलवार लेके बैठ, सिर्फ अथॉरिटी दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विल गो, है ना, पैरेलली, यस और नो। तो वैसे जब आप कमाना शुरू कर दोगे, अथॉरिटी आ जाएगी आपके पास, तो साथों साथ क्या आएगी, परिवार को संभालने की
रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ऐसा नहीं कि कमाना शुरू कर दिया और आप बोलोगे घर वालों को कि मुझसे कोई एक्सपेक्ट मत रखो, मुझसे कोई इच्छा मत रखो, है ना, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी मत डालना, बस मैं मेरा कमाऊंगी या कमाऊंगा और मैं मजे में रहूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, या तो दोनों रहेगा या तो दोनों नहीं रहेगी। अभी आपके ऊपर दोनों भी नहीं है, बस आपके ऊपर एक सोशल प्रेशर क्या है, आपको जो भी आने वाली एग्जाम्स है पास करना है। यस और नो? क्लियर है? चल आ जाओ। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते। एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। बगैर ऑर्गेनाइजिंग के कोऑर्डिनेशन पॉसिबल नहीं है। कौन बंदा क्या काम करेगा? रोहित अपना पंकज बुक प्रिंट करके डिस्पैच करेगा। डिस्पैच करने के बाद में पंकज का काम है वो उसकी रिसीट रोहित को लाके देगा, तो रोहित आगे भेजेगा ना ट्रैकिंग आईडी। पंकज ने उसका काम ही नहीं किया, मैंने कोऑर्डिनेशन करके रखा है, पंकज तू रोहित को ये देगा, रोहित तू बच्चों को भेजेगा, और उसके बाद रोहित तू आगे डिटेल देगा विजय को, विजय उसकी एंट्री करेगा। तो ये तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है ना, तभी पॉसिबल। तो पता चला पंकज ने डिस्पैच कर दिया और रोहित को दिया ही नहीं, बोलो वो रोहित उसका काम कर पाएगा क्या? नो। ये कैसे पॉसिबल है? जब तीनों भी आपस में कोऑर्डिनेट करके प्रॉपरली काम कर रहे हैं। यस और नो? सो ये कैसे पॉसिबल है? विदाउट ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे लिख देना कोऑर्डिनेशन, बस इतना लिख दो कोऑर्डिनेशन। सो एओ बोलो बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑपरेशन। दूसरा क्या था? एस, स्पेशलाइजेशन। देन डी, डिवीजन ऑफ वर्क और डेफिनेशन ऑफ द जॉब। देन ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट वाला कोऑर्डिनेशन। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखना जरा। हेल्प्स फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जनरल बातें है ना, यहाँ पे ऐसा लिख लेना, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। ग्रोथ, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। आप एग्जाम में एक सेंटेंस भी लिख दोगे इसके लिए तो भी चलेगा, आपके 10 पॉइंट हो जाएंगे टोटल। बरोबर है क्या? सो विदाउट ऑर्गेनाइजिंग ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। ग्रोथ डिपेंड्स अपॉन द स्मूथ फंक्शनिंग एंड स्मूथ फंक्शनिंग डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजिंग। हेंस ग्रोथ इज डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजिंग। ऐसा फालतू बात कर रहे। देन इट क्रिएट्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों आता है रे? आप अच्छे से ध्यान से सुनना। पंकज बुक प्रिंट करके डिस्पैच करेगा, डिस्पैच करने के बाद डिस्पैच की कॉपी, वो जो भी मिला उसको बिल कुरियर वाले से, वो किसको देगा? रोहित को। रोहित आगे क्या करेगा? बच्चे को भेजेगा। उसके बाद रोहित वो आगे डिस्पैच की कॉपी जो भी है जो पंकज से मिली वो किसको देगा? विजय को। विजय एंट्री करेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। क्योंकि अगर पंकज कोई चीज भूल गया तो रोहित उसको बोलेगा कि भैया डिस्पैच की कॉपी दे। यस और नो? रोहित ने उसका काम कर दिया, विजय के पास अगर आया नहीं एंट्री करने के लिए तो विजय पंकज का, रोहित का फॉलोअप लेगा। सो रोहित किसका फॉलोअप ले रहा है? पंकज का। रोहित का फॉलोअप कौन ले रहा है? विजय। तो ये आपस में ही लड़ते बैठेंगे, आपस में ही काम करते बैठेंगे और मेरा बरोबर गोल हासिल होते रहेगा। मुझे इनके ऊपर कोई चेक रखने की जरूरत है क्या? नो। वही अगर पूरा काम किसी एक के हाथ में दे दिया रहता तो ये क्या करता? ठीक है ना, डिस्पैच कर दिया ना, बाद में एंट्री करते बैठेंगे। नो, मैंने काम को डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब तक पंकज इसको हैंड ओवर नहीं करेगा तब तक ये खाली बैठा रहेगा। जैसे ये खाली दिखेगा मैं इसको पूछ लूंगा, क्यों रे तू खाली क्यों बैठा है? सर पंकज दे नहीं रहा। बोल पंकज को। मैं थोड़ी बोलूंगा, तू बोल। इसीलिए क्या किया मैंने? एक काम को 3 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो अपने आप क्या होते रहेगा बेटा वहां पे, है ना, एक दूसरे का फॉलोअप लेते रहेंगे वो। तो इससे क्या, मुझे कितना अश्योरेंस रहेगा, मुझे कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी की काम हो रहा है। अगर ये विजय काम कर रहा है, विजय काम क्यों कर रहा है? मतलब पहले दोनों ने उनका काम प्रॉपरली किया तभी विजय के पास आए ना। तो मैं क्या चेक करूंगा? विजय काम कर रहा है क्या? विजय के पास आएगा कहां से? रोहित से, पंकज से, पंकज से रोहित, रोहित से विजय। यस और नो? तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पंकज, रोहित, विजय। ये पंकज का काम, ये रोहित का, ये विजय का। ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये आपका आईटी डिपार्टमेंट है, और ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। ये क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। ये क्या मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। सर स्ट्रक्चर यानी क्या? आ जाओ। काफी बार आप बात सुनते हो ना, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। आज क्या होता है वो बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। गौर से सुनना। जैसे अगर मैं बात करूं हिमालय कंपनी की, तो हिमालय ये
ऐसी कंपनी जिसके पास पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट्स है, जिसके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है। हिमालय का शैम्पू, हिमालय का फेस वॉश, हिमालय का साबुन, हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट है, बरोबर है ना। तो हिमालय का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट है। तो हिमालय का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर यानी एक शैम्पू डिवीजन रहेगा, एक फेस वॉश डिवीजन रहेगा, बरोबर है। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है एरिया बेस। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, अमरावती, नागपुर इतनी जगह काम करती है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? मुंबई डिवीजन, सातारा डिवीजन। हिमालय का कैसा था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। इसका कैसा है? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। किसी किसी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। प्रोडक्ट, रीजन, फंक्शन। फंक्शन, प्रोडक्शन ये एक फंक्शन है, फाइनेंस ये एक फंक्शन है, स्टोर ये एक फंक्शन है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये एक फंक्शन है, मार्केटिंग ये एक फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर अलग अलग बेसिस पे बन सकते, यस और नो। मेरे यहाँ का स्ट्रक्चर कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, यस और नो। तो ये सब क्या ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर है। अब ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली कब रहेंगे? जब आपने आपके सारे रिसोर्सेस को प्रॉपरली अरेंज किया होगा। अरे वो अरेंजमेंट को ही तो ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं, इसीलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भूल गए क्या आप लोग? ऑर्गेनाइजिंग, यस और नो। सो यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रक्चर क्लैरिफाइज द जॉब पोजीशंस, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय एंड क्रिएट्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। बराबर है क्या? अब ध्यान देना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय कैसे होता है, मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूँ, अच्छे से ध्यान देना। अब जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फंक्शन वाइज है, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की हेड, ये है फाइनेंस की हेड, वो स्टोर डिपार्टमेंट है और ये मार्केटिंग वाला है, बरोबर है, सेल्स एंड मार्केटिंग। तो मैंने इसके हाथ में पूरी सेल्स एंड मार्केटिंग की पावर दे दी, सिद्धार्थ के हाथ में, राइट। अब उसको बोल दिया कि भैया सेल्स एंड मार्केटिंग का तेरा ये टारगेट है, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरा उसके अंडर में है, मुझे कुछ भी पूछना है सेल्स मार्केटिंग का तो उसको पूछूंगा। सेल्स मार्केटिंग का टारगेट अचीव हुआ तो उसका मोरल बूस्ट होगा। तुम चारों एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, तुम चारों का कोई रोल ही डिसाइडेड नहीं है, और मैंने बोला आज सेल्स बहुत ज्यादा हुआ, तो चारों में चारों एक दूसरे की तरफ देखेंगे, किसकी वजह से ज्यादा हुआ, कुछ पता ही नहीं ना, क्योंकि कोई किसी का काम डिसाइडेड ही नहीं था, तो किसी को पता ही नहीं किसकी वजह से सेल ज्यादा हुआ, किसका मोरल बढ़ेगा, किसी का नहीं। बट वही सेल्स का पूरा काम सिद्धार्थ दिखेगा, और मैंने बोला सेल्स बहुत अच्छा हुआ, तुम तीनों किसके लिए ताली बजाओगे? सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में सिद्धार्थ को किसका काम दिया था? सेल्स का। फिर मैंने बोला प्रोडक्शन भूमिका के हाथ में है, प्रोडक्शन की कॉस्ट इस बार की बहुत कम रही, सारे वर्कर ने इफिशिएंट वे में, कोई मशीन में डैमेज हुआ, इस बार प्रोडक्शन कॉस्ट भी एकदम लोएस्ट था, क्योंकि कॉस्ट कम तो रेवेन्यू ज्यादा। तो हम लोग किसके लिए ताली बजाएंगे? भूमिका के लिए। तो देखो मोरल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। बट वही अगर काम ही डिसाइड नहीं करके रखा है ना कि कौन क्या काम करेगा, बस कभी कोई दिन इससे प्रोडक्शन का काम करवा रहा हूँ, कोई दिन सेल्स का काम करवा रहा हूँ, तो बताओ मुझे अब जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं किसके लिए ताली बजाऊँ, या कौन सा एम्प्लॉय वो क्रेडिट लेगा, या कौन सा डिपार्टमेंट या कौन सा डिवीजन लेगा। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बात समझ में आई क्या? यस और नो। उसके बाद स्कोप फॉर इनोवेशन, ये सारी चीजें समझना बेटा, ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपको आगे जाके भी काम आने वाली है। इसके बगैर कोई ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं होती है। मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स है, राइट। स्कोप फॉर इनोवेशन क्या है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्लियर्स द रोल्स टू बी परफॉर्म, ये तो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं सतयुग से। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद सारे रिसोर्सेज को इंटीग्रेट कर दो, उनको बता दो तेरा ये अथॉरिटी है, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरी ये अथॉरिटी, तेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा ये काम, तेरी ये जिम्मेदारी, ठीक है। सो दैट एम्प्लॉय कैन वर्क बाय यूजिंग अ न्यू आइडियाज। अब मैंने सानिया को बोल दिया भाई फाइनेंस पूरा तू देखेगी, अब कैसा देखना है वो तू तेरा देख के ले। तानिया बोली सर मैं अलग तरीके से करूंगी इस बार, मतलब कैसे भी कर, तू हेड है। एम्प्लॉय को मैंने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर में क्या कर दिया, चारों को चार काम बांट दिए। अब उसकी हेड कौन है? फाइनेंस की सानिया। सानिया को मैंने खुली छूट दे दी, तेरे को जैसा करना है वैसे कर। सानिया बोली सर अब देखो इस बार कुछ तो नया करती हूँ, क्योंकि पूरी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सानिया को, हेड
कौन है? सानिया। रिस्पॉन्सिबल कौन है? सानिया। अथॉरिटी किसके पास है? सानिया के पास। तो उस चक्कर में क्या होता है, एम्प्लॉय के हाथ में पूरा काम दे दिया तो कैन वर्क बाय यूजिंग अ न्यू आइडिया। मैं इंटरफियर नहीं करूंगा भैया तेरे काम में, बस मेरे को रिजल्ट चाहिए, तू रिजल्ट कैसे भी लेके आ। तो एम्प्लॉय को एक कुछ नया करने का मौका मिलता है ना, कि भैया डिपार्टमेंट मेरा है, ये सारे एम्प्लॉय मेरे बोलने पे काम कर रहे हैं। ये सब कब पॉसिबल रहेगा? ऑर्गेनाइजिंग। पता चला कुछ ऑर्गेनाइज वे में काम ही नहीं हो रहा है, तो कोई इनोवेशन करेगा क्या? सरकारी ऑफिस हो जाएगा। हर कोई क्या सोचेगा, भैया सुबह 10 से 5 काम करना है, 5 बजे घर पे जाना है, मारुति तिकड़े थे ऑफिस ला। क्योंकि किसी के पास कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में काम ही नहीं है ना। कब किसको मैं कौन से दिन क्या काम बोल रहा हूँ, तो किसी के अंदर में वो पेट्रोटिक फीलिंग आएगी नहीं। बट मैंने इसको सेल्स का हेड बना दिया, इसको प्रोडक्शन का, इसको फाइनेंस का, तो अब इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है, जैसे अंदर जाए सब लोग इसको सैल्यूट करेंगे। तो इसको एक डिपार्टमेंट है, फाइनेंस कुछ हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, आएगी ना कि यस नो, कुछ इनोवेटिव करोगी। लेकिन ये कब पॉसिबल है? अगर मैंने सबको अपना अपना काम डिवाइड कर दिया तो। यस और नो। उसके बाद हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मोस्ट कॉमन है ना। ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब पॉसिबल है? चारों को मैंने 4 डिपार्टमेंट, 4 फंक्शन या 4 प्रोडक्ट या 4 एरिया बांट दिए, तो ही तुम तुम्हारे डिपार्टमेंट के जो भी रिसोर्सेस है, मैन मशीन मनी, उनसे क्या करोगे? प्रॉपर काम करवा के लोगे। नहीं तो पॉसिबल है क्या? यस और नो। अगर बीच में इसकी आवाज बंद हो जाती है तो मेरे को बोलना। हाँ, अभी आ रही ना आवाज? मैं एकदम धीरे बोलो, बट आवाज सभी को आ रहा है ना? हाँ। देन स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या चीज है मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन। हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, रिसोर्सेस ऑर्गेनाइज कर लिए। अब मैन मशीन मनी मटेरियल लेबर, बराबर है, सारी चीजें। अब अच्छे से ध्यान देना, आइडेंटिफाई कर लिए, इंटीग्रेट कर दिया, कौन क्या काम करेगा। अब एक्चुअल में सारे एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा ना। हायरिंग, वहां पे लिख लो, हायरिंग, हायर करना, रिक्रूट करना। पेपर में ऐड डाल दिया, वैकेंसी फॉर दिस पोजीशन, सब लोग आ गए रिज्यूमे लेके। और मैं क्या कर रहा हूँ? रिक्रूट कर रहा हूँ। रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, सिलेक्टिंग और प्लेसिंग और रेम्यूनरेटिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। अब यहाँ से एक्चुअल में काम हुआ। अभी तक तो सब पेपर पे चल रहा था, ये काम करेगा, जो भी प्रोडक्शन का हेड रहेगा वो काम करेगा। लेकिन कौन रहेगा प्रोडक्शन का हेड, वो कब समझेगा? स्टाफिंग के बाद। कौन रहेगा फाइनेंस का हेड? मैंने बोल दिया प्रोडक्शन का हेड ये काम करेगा, फाइनेंस का हेड ये काम करेगा, ये तो सब पेपर पे था। अब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कब हो रहा है? स्टाफिंग से। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट पे। पता चला तानिया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, केत की CA CS दोनों हैं, सिद्धार्थ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये इसने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया है पूरा एकदम टॉप लेवल पे, इसको मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस दे दिया कंपनी का, इसको मैंने फाइनेंस दे दिया, तेरे को मैंने बोल दिया कि तू पूरे कंपनी के ऑडिटर है, और ये एकदम कुछ कुछ काम कर रहा सिद्धार्थ भी, बराबर है। तो सबको काम दे दिए, बट मैंने सबको बोला वाओ तुम्हारी पोजीशन बहुत बड़ी है ना। सबकी पोजीशन डिसाइड कर दी और बोला सैलरी सबको, तेरे को रहेगी 1200 रुपये महीना, तेरे को 800 रुपये महीना। अब आप क्या बोलोगे? सर नमस्ते लंदन, हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि राइट पर्सन है, राइट प्लेस है, बट राइट पे नहीं है। राइट पे होना भी जरूरी है ना। तो ये सब कहाँ पे आता है? स्टाफिंग में। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या सभी को? सो राइट वर्क, राइट पर्सन, राइट पे, राइट प्लेस, सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। स्टाफिंग इज द प्रोसेस, बेंजामिन ने क्या बोला था? स्टाफिंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड प्लेसिंग, इवेल्यूटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट वर्क। इसने डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे फंक्शन कवर कर दिए। एक्चुअल में कि डायरेक्टिंग सेपरेट फंक्शन है, बरोबर है क्या? बट यहाँ पे स्टाफिंग के अंदर में बस रिक्रूटमेंट, इतना आपने ध्यान रखना है ना। आ जाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके देखो तो जरा, प्लीज ध्यान दे दो, बोलो। स्टाफिंग बेसिकली 4 फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये चारों के चारों फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? स्टाफिंग पे। तुमने प्लान कर लिया लेकिन तुम्हारे पास काम करने के लिए आदमी नहीं, वो आदमी कैसे आएंगे? स्टाफिंग की वजह से। तुमने स्टाफिंग किया ही नहीं, प्लान बना लिया,
स्टाफिंग किया ही नहीं, बोलो एग्जीक्यूट कौन करेगा? कुछ बात समझ में है क्या? प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइजिंग भी कर दिया, रिसोर्सेस आपने इकट्ठा कर लिए, मैन नहीं मशीन इकट्ठा कर ली, मनी इकट्ठा कर लिया, ये भी डिसाइड कर दिया कि ये प्रोडक्शन हेड ये काम करेगा, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की भी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड कर दी ऑर्गेनाइजिंग में। बट अब इंसान चाहिए ना काम करने के लिए, तो कब आएंगे? स्टाफिंग में। तो कंपैरिजन भी कौन करेगा? स्टाफिंग। डायरेक्टिंग भी कौन करेगा? इंसान। प्लानिंग भी, ऑर्गेनाइजिंग। बट ये सारे फंक्शंस अधूरे हैं बगैर स्टाफिंग के, बगैर मैन पावर के। और मैन पावर कैसे आती है? सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर कैसे आती है, तो आपने क्या बोलना? स्टाफिंग की वजह से। सो इफिशियंट मैनेजेरियल फंक्शन है ना, पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इफिशियंट मैनेजेरियल फंक्शन, मैन पावर इज मेड अवेलेबल थ्रू द स्टाफिंग। तो एक काम करना ना, इसको आप ऐसे लिख लो, पहला इंपॉर्टेंस। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? स्टाफिंग काहे इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ रहे हैं। तो पहले यहां पे लिख दूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर। दूसरा, स्टाफिंग लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, बस इतना अंडरलाइन कर दो। स्टाफिंग लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, दैट्स व्हाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद सर ये कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन? अरे भैया जब रिक्रूटमेंट होगी, जब स्टाफिंग होगी, तभी तो उसको मैं ऑफर लेटर में उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के दे दूंगा, भैया तेरे को ये काम करना है, तू ये चीज के लिए यहाँ पे लाया गया है, तू ये चीज के लिए यहाँ पे लाया गया है। तो ये कब डिसाइड होगा? स्टाफिंग के समय, बरोबर है। हाँ, ऑर्गेनाइजिंग में हमने बोल तो दिया था कि ये इंसान ये काम करे, बट स्टाफिंग जब एक्चुअल में इंसान वो आएगा तब उसको बोलना भी पड़ेगा ना, बरोबर है क्या? तो स्टाफिंग लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। बेसिकली इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, बरोबर है, प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ विच रिजल्ट इनटू द इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बस इतना नहीं, बस इतना ही लिख लेना है पे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, और ये कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन बगैर स्टाफिंग के पॉसिबल नहीं है, ये बगैर स्टाफिंग के पॉसिबल नहीं है। देन स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज इज एन असेट ऑफ द बिजनेस, बट ये स्किल्ड और एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कब आएंगे? स्टाफिंग की वजह से। इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल मटेरियल, बरोबर है। बट कौन यूज करेगा बताओ तो? स्टाफ। स्टाफ कैसे आएंगे? स्टाफिंग की बदौलत। improves the efficiency, staffing policies like training and development gives the job satisfaction, staffing policies underline karo, and performance of the employee is improved which leads the higher efficiency। एंड एक काम करना, परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज को यहाँ पे अंडरलाइन कर देना। सर ये कैसे, प्लीज ध्यान देना। स्टाफिंग की मदद से एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो जाएगी रे बेटा, बताओ तो जरा मुझे। स्टाफिंग का और एफिशिएंसी का डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? जब हम लोग कोई एम्प्लॉय को रिक्रूट करेंगे, बोलो रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर कहाँ पे आती है? स्टाफिंग में। जब हम लोग रिक्रूट करेंगे तभी उसको बता देंगे कि भैया ये स्टैंडर्ड है, तुझे ये काम करना है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल। और उसके बाद स्टैंडर्ड एक्चुअल को हम लोग कंपेयर करेंगे। अगर तूने अप टू द मार्क काम किया तुझे इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा। क्या हो जाएगा इससे? एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयज को हायर करने से लेके उसको उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने तक सारा काम कहाँ पे आता है? स्टाफिंग में। उसके बाद लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट कैन बी सीन विथ अ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टाफिंग पॉलिसीज। जो भी स्टाफिंग की पॉलिसीज है वो अगर आपने प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा। छोड़ो ना, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कैसे रहेगा? आप एम्प्लॉय जब हायर करते हो 2-3 महीने के लिए या लाइफ टाइम के लिए उसको बोलते हो भैया जीवन भर अब तुम साथ है, 5 साल 10 साल तक की उम्मीद करते हो कि नहीं? इसीलिए स्टाफिंग की जो पॉलिसीज रहेगी उसका इम्पैक्ट कैसे रहेगा? लॉन्ग टर्म। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होता तो स्टाफिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसके बाद
इसेंशियल कंट्रीब्यूशन क्या है बेटा? इसेंशियल कंट्रीब्यूशन बताओ, बोलो। हर स्टाफ का ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हासिल करने में, है ना, कंट्रीब्यूशन रहेगा, है ना, महत्वाचा वाटा। पुल बनाने में खारुताईचा भी महत्वाचा वाटा होता कि नहीं? यस और नो? कौन सा पुल बोल रहा हूँ? राम सेतु? यस और नो? So staff must be selected with the ability to face the future challenges in order to tackle with the changing business environment. General sentence दिया है, बस इतना ध्यान रखना, essential contribution of every staff in achieving the goal. That's why staffing is important. That's why staffing is important. Huh? Then it provides job satisfaction. बोलो बेटा। अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, स्टैंडर्ड एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो हम लोग उसको बोनस देंगे, इंसेंटिव देंगे, उसके लिए तालियां बजाएंगे, उसको गिफ्ट देंगे, दिवाली के समय पटाखे देंगे, क्रिसमस के समय वो ट्री भी लगा के देंगे, सेंटा क्लॉज बन के आके गिफ्ट देंगे, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सिर्फ पैसा देने से जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आजकल मार्केट में नया ट्रेंड है, बच्चों को, एक स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए टीचर गाने भी गाता है, मजाक भी करता है, हंसी कॉमेडी भी करता है, फिर उनको गिफ्ट विफ्ट भी देते हैं, भले ही 2-2 रुपए की चॉकलेट क्यों ना हो, बट ये सब क्या है? एक एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। यस और नो? उसके बाद मेंटेन्स द हारमोनी। विदाउट स्टाफिंग और विदाउट प्रॉपर स्टाफिंग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन में हारमोनी नहीं रहेगी। हारमोनी मतलब क्या है बेटा? हारमोनी बोलने से अच्छा सब मिलजुल के काम करेंगे तो ही क्या रहेगी? हारमोनी। और सब मिलजुल के काम कैसे करेंगे? अगर स्टाफिंग पॉलिसी प्रॉपर है तो। दैट्स वाई स्टाफिंग इज इंपॉर्टेंट। ये एक एक वर्ड और इसके ऊपर एक सेंटेंस, बस इतना ही आपने पेपर में लिखना है। स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस अगर पेपर में 4 या 5 नंबर के लिए आया तो 6 पॉइंट के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरे 10 पॉइंट लिखने का काम नहीं। हाँ, 10 नंबर का क्वेश्चन आए तो पूरे 10 पॉइंट लिखना है, बट आपने एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। वापस एक बार बेटा, पहले तो अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तीसरा बिल्ड्स कॉर्डियल रिलेशनशिप, मतलब क्या? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे बस इतना भी लिख दिया आपने, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। उसके नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, देन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेस, बस इतना लिख लो, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देन improves the efficiency, बहुत सिंपल ही है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा इसका, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, लास्ट में हार्मोनी। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, देखो हमने क्या क्या देख लिया, POS, 3 देख लिए ना फंक्शन। पहला कौन सा था? प्लानिंग। प्लानिंग किसके मदद से करते हैं? फोरकास्ट करो और उसको मद्देनजर रखते हुए प्लानिंग करो। प्लानिंग के बाद वो प्लानिंग जो आपने किया उसके लिए आपको रिसोर्सेज इकट्ठा करना है, तो कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है ये पहले आप डिसाइड कर लो, ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा, जो आपने ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज लिखे उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स भी होगा, तो उन ह्यूमन रिसोर्स को एक्चुअल में लाना पड़ेगा, तो क्या है? स्टाफिंग। तो POS हो गया। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना मतलब किसी को गाइड करना, बताना, कमांड करना, समझाना। यस और नो? अब स्टाफ तो आ गया, स्टाफ क्या चंपू खेलेगा, लूडो खेलेगा ऑफिस में आके? स्टाफ को गाइड करना पड़ेगा ना, तो स्टाफ को गाइड करने का फंक्शन मतलब क्या है? डायरेक्टिंग। कॉमन सेंस। स्टाफ ऑफिस में आ गया, स्टाफ कैसे आया? स्टाफिंग की मदद से। बोलो, स्टाफ कैसे आया? स्टाफिंग की मदद से। अब उस स्टाफ से क्या लूडो खिलवाओगे क्या? नहीं सर, काम करवाएंगे। कैसे करवाओगे काम? कैसे? उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, गाइड करना होगा, ये भाई तू ये कर, 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 समझाना होगा स्टेप्स कैसे काम किया जाता है। भूमि ने बोल दिया सर ये मुझे पता नहीं कैसे करते, आ जा बेटा बैठ, हाँ ये ऐसे 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 करते, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? गाइड कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। कुछ बात समझ में आए? एक सेंटेंस में ऊपर ऊपर से डायरेक्टिंग बेसिकली क्या है, समझ में आए सभी को? आ जाओ, देखो। तो प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज टू अचीव द गोल। बोल रहे बेटा कौन कौन से वर्ड है? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, और जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखना।
सुपरवाइज करना, बेसिकली सुपरवाइजिंग ये कंट्रोलिंग में वापस आएगा, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम लोग कंपेयर करेंगे उनके एक्चुअल काम को और स्टैंडर्ड को। कैसे कंपेयर कर पाएंगे? जब हम लोग नजर रखेंगे उनके ऊपर। और ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, बिगिंस फ्रॉम द टॉप लेवल एंड फ्लोज टू द लोअर लेवल। बराबर है क्या? डायरेक्टिंग कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, आए दिन एम्प्लॉयज को बताना पड़ता है, आए दिन एम्प्लॉयज नए नए आते हैं, आए दिन एम्प्लॉयज पुराने छोड़ के जाते हैं। तो मुझे एक बार बताओ, ये एक बार बताने से काम हो जाएगा, कंटिन्यूअस बताना होगा? कंटिन्यूअस। जब जब एम्प्लॉयज को तकलीफ आएगी, तब तब हम लोगों को उन एम्प्लॉयज को गाइड करना होगा कि भैया ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। कुछ बात समझ में आई है क्या? चलो क्या आगे? उसके बाद few philosophers call the direction as the life spark of the enterprise। बगैर डायरेक्शन के कोई भी एंटरप्राइज का धंधा पानी शुरू नहीं हो सकता, इसीलिए इसको लाइफ स्पार्क बोला गया है। जैसे टू व्हीलर के अंदर में स्पार्क होता है ना, स्पार्क, स्पार्क मालूम है क्या? स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग, इसके बगैर गाड़ी चालू नहीं होती। एक डिवाइस होता है लाल कलर का, ऐसा ऐसा कुछ तो के ऊपर वाइट चीनी माती का कुछ तो लगा रहता है। एक डिवाइस रहता है कुछ, और वो ऐसा लगा रहता है। आइसक्रीम लग रहा है क्या? चलो ठीक है, इसके बगैर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय आके तो बैठे, बट उनको कोई डायरेक्ट ही नहीं कर रहा है। बोलो काम शुरू होगा क्या? है ना, किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए स्पार्क की जरूरत होती है। तो वो ये डायरेक्टिंग इज वर्क्स लाइक अ स्पार्क प्लग, है ना। और स्पार्क, लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज। थियो हेमन ने बताया, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स यूटिलाइजिंग इन इशूइंग द इंस्ट्रक्शन। बताओ तो बेटा। डायरेक्शन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ प्रोसेस एंड टेक्निक। अब इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, उसकी प्रोसेस और टेक्निक। कुछ लोग इंस्ट्रक्शन मेल पे देते हैं, कुछ व्हाट्सएप पे देते हैं, कुछ बस आंखों से घूर के बोल देते हैं, कुछ लोग लपड़ लगा के देते हैं, कुछ लोग प्यार से समझाते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके इंस्ट्रक्शन देने के, यस और नो। तो प्रोसेस एंड टेक्निक्स ऑफ गिविंग द इंस्ट्रक्शन टू अवर सबऑर्डिनेट और लोअर लेवल स्टाफ कॉल्ड एज डायरेक्टिंग। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, हेमन बोल रहा था। एंड मेकिंग सर्टन दैट द ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज पर द प्लान। अपने आप को अश्योर कर लो, सर्टन कर लो, समझा लो, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसी के हिसाब से काम हो रहा है, जो आपने प्लान किया था उसी हिसाब से काम हो रहा है। देन व्हाई डायरेक्टिंग इज सो इम्पोर्टेंट? चलो बोलो बेटा। इट इनिशिएट्स द एक्शन। भाई साहब, ये एक्शन इनिशिएट करता है, इसीलिए डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। बगैर डायरेक्टिंग के काम शुरू होगा क्या? नो। दूसरा, इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ्स के जो भी एफर्ट्स है, वो सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट कौन करता है? मुझे ये बात बताओ, स्टाफ आकर के बैठा है, अब उन सभी से काम करवाना है। तो अब मैं जब काम करवाऊंगा तो सबसे एक काम करवाऊंगा या सबसे प्रॉपरली अलग 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 काम करवाऊंगा? अलग 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 काम करवाऊंगा। और वो सारे काम को जोड़ देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हासिल होगा। मतलब आसान भाषा में, डायरेक्टिंग ये फंक्शन के अंदर में तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्टाफ के वर्क को क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। और डायरेक्शन देने वाले को मालूम रहता है ना, अरे बाबा, एक इंजीनियर है, उसने मिस्त्री को बोला यहाँ ईंट की एक दीवार बना, एक मिस्त्री को बोला यहाँ एक ईंट की दीवार बना, तीसरे को बोला ऊपर से एक ऐसा स्लैब बना। पर ये तीनों का वर्क जब इंटीग्रेट हो जाएगा तो क्या दिखेगा? पूरा घर। बट इनको थोड़ी मालूम कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। उनको ईंट लगाने का बोला है, वो ईंट लगा रहा है, ये ईंट लगा रहा है। बट इसको तो मालूम है कि ये सब इंटीग्रेट जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? घर। सो इसीलिए यहाँ पे बोला इंटीग्रेशन ऑफ द एफर्ट्स, है ना। उसके बाद मीन्स ऑफ मोटिवेशन। बोलो बेटा, मीन्स ऑफ मोटिवेशन क्या चीज है? मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग और मीन्स ऑफ मोटिवेशन का क्या है? जब कभी भी कोई आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको डायरेक्शन देता है तो आपको एक काम करने की इच्छा शक्ति होती है। कहीं ना कहीं काम खत्म होने के बाद आपको उससे अप्रिसिएशन की उम्मीद होती है। मैं जब आपको कोई काम करने बोलूँगा तो आप काम करोगे, और काम अगर वो सही से हो गया तो आप उम्मीद करोगे कि सर बोलेंगे कि वाह यार बहुत अच्छा हुआ। बट आपको कोई बोलने वाला या बताने वाला ही नहीं है, तो मोटिवेशन रहेगा क्या काम करने का?
आपको आपके पापा मम्मा ने बोला कि तू सीए कर या तू सीएस कर, तुम्हें एक मोटिवेशन रहेगा, बट किसी ने बोला ही नहीं, आप कर रहे हो और एक दिन आप थक जाओगे, फिर आप क्या बोलोगे, वैसे भी छोड़, किसी ने बोला ही नहीं था, मेरे को नहीं करने का है, मैंने मेरी इच्छा से शुरू किया, मेरी इच्छा से खत्म कर दिया। बट वही आपको अगर किसी ने बोला हुआ है तो आप करोगे कि नहीं वो चीज, है ना, यस और नो। तो इसीलिए किसी ने बोला मतलब डायरेक्ट किया। सो डायरेक्टिंग फंक्शंस बेसिकली इट यहाँ पे रिलेट्स टू द मीन्स ऑफ मोटिवेशन फॉर योर एम्प्लॉय, यस और नो। उसके बाद इट प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है बेटा, बताओ तो। अगर डायरेक्शन नहीं है ना तो हर एम्प्लॉय कोई दिन ज्यादा काम करेगा, कोई दिन कम काम करेगा, स्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं रहेगी। डायरेक्शन है, सुपरविजन है तो है, वरना कोई कब भी आ रहा है कभी भी जा रहा है। बताओ बेटा, तो स्टेबिलिटी के लिए डायरेक्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आगे बोला है कोपिंग अप विद द चेंजेस। बोलो बेटा क्या चीज है कोपिंग अप विद द चेंजेस। जब कभी भी कोई एम्प्लॉइज काम कर रहा है, उसको प्रॉपरली डायरेक्शंस मिली है, कोई नया काम अगर आ गया, अब एम्प्लॉय को तो नया काम करना आता ही नहीं है। अभी तक क्या होता था, नोट्स प्रिंट करके नोट्स भेजना था, लेकिन अब इस बार इसे सॉफ्ट कॉपी भेज रहा हूँ नोट्स की। पंकज को तो वो आता ही नहीं है, तो अब पंकज को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शंस। तो नया काम अगर आ गया, कुछ बदलाव हो गया, कुछ चेंजेस आ गए, तो वहां पे कौन हेल्प कर रहा है, डायरेक्शंस। मैं उसको डायरेक्शन दूंगा ना, अब चलो वैसा छोड़ दे, मैं बता रहा हूँ वैसा कर। तो डायरेक्टिंग की वजह से क्या हुआ, जो भी काम में बदलाव आया, क्या उस बदलाव को भी उसने झेल लिया, यस। किसकी मदद से, डायरेक्टिंग की मदद से। दैट्स व्हाई डायरेक्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। देन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिपीट है, टीम स्पिरिट मोटिवेशन से रिलेटेड है, एंड एक्सप्लोर द कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल, अगेन रिलेटेड टू मोटिवेशन, एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी लेवल। ये मैं चारों भी होमवर्क दे रहा हूँ, ये आज आपने पढ़ना है। और लास्ट वाला कोऑपरेशन, ये 5 पॉइंट होमवर्क दे रहा हूँ, बरोबर है। और कोऑर्डिनेशन आज सिर्फ आपने पढ़ के आना है, डन। आज के लिए इतना काफी। आज होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क ये याद से करके आना है बेटा, कल हम लोग ये टॉपिक खत्म कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में।